नमस्कार। बाकी राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी चुनाव की घोषणा हो गई है। छोटा सा प्रदेश, लेकिन उसकी पॉलिटिकल वैल्यू बहुत है। भूपेश बघेल वहां मुख्यमंत्री हैं और उसके पहले 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह। लेकिन 5 सालों का जो भूपेश बघेल का शासन है, उसके बारे में आम राय यही है कि भूपेश बघेल अच्छा कर रहे हैं। पहली बात तो यह कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर बेहद सावधान हैं भूपेश जी। त्योहारों के फोटो हों, स्थानीय उत्सवों के फोटो हों, बाकी सारी चीजें हों, वो लगातार ट्विटर पर आते रहते हैं। दूसरी बात यह कि आप एक जमाने में वहां पर लग रहा था कि एक बड़ी पार्टी की तरह उभरेगी, लेकिन पिछले चुनाव में आपका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। इस बार फिर वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे बाकी जगहों पर सांसदों को टिकट दिया है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी सांसदों को विधायक का टिकट दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी बात यह है कि कांग्रेस अभी तक अपनी विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी नहीं कर सकी है। बयान यह आया है कि ये जो कड़वे दिन चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है, इसके बाद लिस्ट आएगी। और अगर देखा जाए तो लिस्ट आने में वाकई तीनों राज्यों में देरी हो रही है। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे हैं? नक्सलवाद हमेशा वहां एक मुद्दा रहा है, उसका क्या असर होगा? आम आदमी पार्टी वहां पर कितनी प्रभावी होगी? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में किसकी स्थिति कैसी है? इन सब बातों पर बात करने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है छत्तीसगढ़ के बेहद वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सोनी जी को। राजकुमार सोनी वहां के लगभग सारे प्रमुख अखबारों में हैं, लगातार चैनल्स पर आते हैं और छत्तीसगढ़ की राजनीति को वैसे ही समझते हैं जैसे हाथ अपनी उंगलियों को समझते हैं। राजकुमार भाई साहब नमस्कार। जी पांडे जी नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है। कैसा चल रहा है आपके यहाँ? चुनाव की घोषणा हो गई है, अब इस समय छत्तीसगढ़ का माहौल क्या है? क्या खास खास मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव में? देखिए अशोक जी, छत्तीसगढ़ जब अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब से ये जो इलाका है ये लगभग लगभग कांग्रेस का गढ़ ही माना जाता है। और मध्य प्रदेश की राजनीति को भी छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है वो प्रभावित करती रही है और यहाँ से जो विधायकों की जीत होती रही है, जिससे मध्य प्रदेश को बल मिलता रहा, वहाँ की राजनीति को बल मिलता रहा, तो वो कांग्रेस के विधायक ज्यादा रहे। 2000 में जब ये इस राज्य का निर्माण हुआ और अजीत जोगी की सरकार बनी, तो कांग्रेस की सरकार वहां थी, तो जो टूट करके, जो अलग होकर के विधायक आए थे, वो सरकार बन गई। 2003 में अजीत जोगी की सरकार का मतलब पराभव हुआ, वो सरकार हारी। उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य पर अपना कब्जा रखा। तो 15 सालों तक जो कब्जा रखने के पीछे पहली बार भी जो अजीत जोगी को ही कारण माना गया था और लगातार उसके बाद जो 3 बार तक के जो स्थितियां बनी, उसमें यह माना गया कि यदि जोगी नहीं जिता रहे होते या भारतीय जनता पार्टी का भीतरी तौर तरीके से साथ नहीं दे रहे होते, तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ 3 बार काबिज नहीं रहती। पिछली बार 2018 में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आई और लगभग 65-67 सीटों पर, 68 सीटों पर उनकी जीत हुई और अब तो 71 सीटें हैं उपचुनाव के बाद यहाँ पर कांग्रेस की। तो एक तरह से वो जो तख्ता पलट हुआ, जो यहाँ की जो सांप्रदायिक शक्तियां थी, उसको पलटने का जो कांग्रेस ने काम किया, तो वो तापमान अब तक के बना हुआ है। आपने जो पूछा कि कैसा तापमान हो सकता है, वहां की क्या स्थितियां हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि पिछले कुछ समय से 2 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े खामोश रहे और इस तरह की बात कही जाती रही कि चलिए कुछ 1 आध साल मौका दे दिया जाए सरकार को, उसके बाद हम बोलेंगे। उसके बाद कोरोना की स्थिति आई और पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि नहीं, अब कुछ युद्ध के क्षेत्र में और समर में जाना चाहिए, तो वो लोग अब सामने आए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अशोक जी कि अभी भी उनके पास ऐसे कोई मसले नहीं है, मुद्दे नहीं है जिसको लेकर के जो राज्य का जो मतदाता है वो प्रभावित हो जाए। उनके पास वही हिंदुत्व की यात्रा है और वो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है कि भाई हिंदू मुस्लिम लव जिहाद, इससे अतिरिक्त उनका कुछ नहीं है। मैं 2 सीटों से आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि यहाँ पर एक बीरनपुर करके गांव है, वहाँ 2 समुदाय का झगड़ा हुआ और एक 22 साल के युवक भुवनेश्वर साहू की मौत हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पहुंचे और अब उनके पिताजी को टिकट दे दी गई है कि भाई
चूंकि उसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों का नाम आया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि भाई ईश्वर साहू को टिकट देने से कोई मामला थोड़ा सा हिंदुत्व की राजनीति की ओर चले जाएगा और उनको लाभ मिल जाएगा। वही कवर्धा में भी दो समुदाय के बीच ये झंडा लगाने का एक विवाद हुआ था, और उसमें जो लोग शामिल थे उसमें विजय शर्मा नाम के एक नेता भी शामिल थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी टिकट दी गई। तो अब ये माना जा रहा है कि दो इलाकों की टिकट से वो कहीं ना कहीं अपना ध्रुवीकरण कर लेंगे और सांप्रदायिकता की राजनीति को फिर से फलने फूलने का अवसर मिल जाएगा। इसी तरीके से नारायणपुर में जो चर्चों का पूरा मामला था, तो अब भी वो बीच में धर्मांतरण का पूरा मामला जो है उसको उठाते रहते। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं अशोक जी कि यहाँ पर कोई ऐसी दूसरे मसलों पर कोई बात नहीं करता जिसको हम कह सकते हैं कि जन सरोकार का कोई मसला हो। तो इनका मुख्य मुद्दा जो है वो हिंदुत्व की रथ यात्रा है और हिंदुत्व का अपना कार्ड है, और जैसे देश के हिस्सों में अन्य हिस्सों में ये वही कार्ड खेल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ भी उससे अलग नहीं है। यहाँ पर भी वो उसी कार्ड की आजमाइश करने जा रहे हैं और इनको लगता है कि शायद इसमें उनको सफलता मिलेगी। पर जमीनी तौर पर बात करें और उस पर थोड़ा सा धरातल पे बात करें तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक अलग तरह का राज्य है। यहाँ की विविध सांस्कृतिक एकता है, यहाँ तरह तरह के समाज के लोग रहते हैं। जैसे भिलाई को ही हम मिनी भारत कहते हैं, तो हम मलयाली समाज के लोग मिल जाएंगे, महाराष्ट्रियन समाज के लोग मिल जाएंगे, बंगाली समाज के लोग मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग मिल जाएंगे। लेकिन वो जो हिंदी पट्टी जहाँ पर पूरा सांप्रदायिकता का खेल चलता है, वैसा कोई इलाका यहाँ पर आप नहीं पाएंगे। यहाँ आदिवासी भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, यहाँ दूसरे समुदाय के लोग भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, और ये एक ऐसा टापू है जिसके बारे में बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूं, और देश दुनिया के लोग कहते हैं कि हम इसे शांति का टापू मानते हैं। तो शांति के इस टापू में ये जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड और या जो जाति का कोई मतलब झगड़ा लफड़ा, ये इस तरह के से कुछ चलने वाला यहाँ मुझे दिखाई नहीं देता। अच्छा, बीच में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच लगातार ये खबरें आ रही थी कि उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बात हुई थी कि दोनों लोग बारी बारी से मुख्यमंत्री बनेंगे, वो बात निभाई नहीं गई, उसको लेके देव साहब नाराज थे। और उनका अपना एक क्षेत्र है, महाराजा है पूर्व, तो उनके अपने चाहने वाले, उनका अपना एक है। तो वो जो विवाद था उसने कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाया है और अभी क्या हाल है उस विवाद का? देखिए अशोक जी, वो एक बात उठी तो थी कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे और 2.5 साल के मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात उठी तो सिर्फ मीडिया में उठी और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा होती रही। लेकिन टीएस सिंहदेव ने भी कई बार इशारों में ये कहा कि भाई मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता। जाहिर सी बात है कि वो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, तो उन्होंने अपनी मंशा भी जाहिर की। लेकिन उन्होंने कभी खुलकर ये नहीं कहा कि हाँ 2.5 साल का ये फार्मूला था और इस 2.5 साल के फार्मूले पे अब जो है वो मुझसे वादा खिलाफी हो गई है और मैं जो है वो कोई अलग पार्टी बनाने जा रहा हूं या मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उन्होंने अपनी जो एक शिष्टता होती है, वो वैसे भी बहुत शिष्ट है, सौम्य है, शालीन है। उनका आचरण क्षेत्र के अन्य नेताओं की तुलना में बहुत मतलब हम लोग विशिष्ट भी मानते हैं। तो उस विशिष्टता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और अपना कहीं कोई प्रतिवाद था भी तो पूरी शालीनता और सौम्यता के साथ उन्होंने कहा कि बन जाता तो अच्छा होता और यदि इस तरह की कोई स्थिति होती तो ठीक होती। और देखिए कि वो मैनेज हुआ। जब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया तो उनके समर्थकों की खुशी इस बात में झलकी कि चलिए आज डिप्टी सीएम है, कल को और थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो सीएम हो जाएंगे। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो मौका नहीं मिल पाया जिस मौके की वो तलाश में थे कि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच कोई ऐसी खाई और खंदक की लड़ाई वाली स्थिति पैदा कर दें। दोनों की जोड़ी को, हालांकि छत्तीसगढ़ में जय और वीरों की जोड़ी माना जाता है। शोले फिल्म के जो दो बड़े नायक हैं धर्मेंद्र और अमिताभ, हाइट के हिसाब से भी आप देखेंगे तो शायद पाएंगे कि कुछ समानता सही है, तो वो माना जाता है। लेकिन वो जय और वीरों को गब्बर सिंह तोड़ नहीं पाए। तो गब्बर सिंह से आशा है आप राजनीति के कोई भी हो सकते हैं, तो गब्बर सिंह का जो मामला यहाँ पर चल नहीं पाया और स्थिति यह है कि अभी पूरा मामला जो है वो जय और वीरू के इस सामंजस्य से हट करके कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है। और मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि वो हिंदुत्व की राजनीति जो है, जो कार्ड है, उस कार्ड पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर है और उन्हें लग रहा है कि ये कार्ड ही छत्तीसगढ़ में चल सकता है।
अच्छा, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और यही राजनीति दोहराते हुए छत्तीसगढ़ में भी सांसदों को टिकट दिया गया है विधानसभा का। ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में कि किसी भी तरह से उन सीटों को जीता जाए, वहां माहौल बनाया जाए, इसलिए कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी कल मैं सुन रहा था भूपेश बघेल जी का बयान, जिसमें वो कह रहे थे कि जहां से वो सांसद हैं उसकी जगह दूसरी जगह से टिकट दिया गया है। इसका कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने सांसद की सीट जीती है तो निश्चित रूप से जनता में प्रभाव तो उनका होगा ही। तो अब जब वो विधायक की सीट पर लड़ रहे हैं तो बाकी कैंडिडेट से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद उनसे की जानी चाहिए। लेकिन इस पूरी राजनीति का एक संदेश ये जाता है कि आप डेस्परेट हो गए हैं, आपके पास विधायक के कैंडिडेट ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में इस संदेश को कैसे लिया जा रहा है? देखिए अशोक जी, मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से देखने की और समझने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये मोदी का टेस्ट चल रहा है। केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ हर जगह पे सांसदों को उतारा है और इन सांसदों की जीत पर वो अपनी केंद्र की राजनीति तय करेंगे। 2024 का जो चुनाव होने वाला है वो जीत, और मतलब तो एक तरह से वो इन सांसदों को उतार करके कोई प्रयोग करना जा रहा है। यदि मध्य प्रदेश में 7, राजस्थान में शायद 7 सांसद हैं, तो यहाँ पे 4 हैं। विजय बघेल को उतार दिया गया जो दुर्ग के सांसद हैं, अरुण साव बिलासपुर से सांसद थे, उनको उतार दिया गया, हालांकि वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के। गोमती साहब रायगढ़ से थी, उनको उतार दिया गया है। और सरगुजा से रेणुका सिंह थी, उनको भरत सोनहत से टिकट दे दी गई, भरतपुर सोनहत से। गोमती साहब को मेरे ख्याल से पत्थल गांव से टिकट दे दी गई है, हाँ पत्थल गांव से टिकट दे दी गई है। और अरुण साव बिलासपुर से थे, वो लोरमी चले गए हैं। तो 4 सांसदों पर यहाँ पर भी प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन एक संदेश ये भी जा रहा है कि सांसद यदि विधायक का चुनाव लड़ेंगे तो फिर विधायक क्या करेंगे? जो जिन लोगों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जो विधायक की टिकट की लाइन में या 5 सालों से लगे हुए थे और कुछ तो 10 और 20 सालों से लगे हुए थे, वे क्या करेंगे? और यदि कल्पना करिए, हालांकि ये एक काल्पनिक सवाल जैसा है कि यदि चारों सांसद यहाँ पर चुनाव हार जाते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार की राजनीति में इन सांसदों, क्या फिर उनको लोकसभा की टिकट दी जाएगी कि? तो इनका भविष्य जो है, ये जो लोकसभा के जो सांसद हैं, ये फिलहाल जो है इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति में फंसे हुए हैं। और जो एक राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि मोदी इन सांसदों के जरिए कहीं ना कहीं से एक प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रयोग के जरिए वो देखना चाहते हैं कि यदि इस तरह के सांसद जीत गए तो फिर उनकी राजनीति, आगे की रणनीति वो बनाएंगे। अच्छा, रमन सिंह के अलावा दिल्ली में छत्तीसगढ़ से किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का नाम नहीं आता। ऐसा लगता है कि रमन सिंह के बाद नेतृत्व वहां पर है ही नहीं। वास्तविक स्थिति क्या है भाई साहब? मतलब भारतीय जनता पार्टी में जिसको हम कहते हैं कि सेकेंड लेवल के जो लीडर्स हैं, वो कौन कौन से लोग हैं और उनकी क्या स्थिति है? जी, आपने ये सही कहा कि डॉक्टर रमन सिंह का नाम स्वाभाविक रूप से इसलिए भी आता है क्योंकि वो 15 साल तक के यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे। उसके पहले कुछ नाम रमेश बैस का भी आता था क्योंकि वो भी 7 बार के सांसद है और अभी राज्यपाल हैं वो। तो लेकिन रमन सिंह ने जब से यहाँ पे सत्ता संभाली तो अपने विरोधियों को उन्होंने धीरे धीरे किनारे किया, जैसे कि मोदी ने जारी रखा है यह अभियान। तो रमन सिंह के भी जितने जो मतलब विकल्प हो सकते थे, वो विकल्प फिर यहाँ उभरने नहीं पाए। या तो आप उनका बन के रहिए वाली स्थिति रही, या फिर जो है वो आप साइड लाइन, आप किनारे कर दिए गए। तो आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि दिल्ली की राजनीति में रमन सिंह का नाम सुनाई देता होगा या दिया भी जाना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति के स्तर पर मैं बात करूं तो फिलहाल यहाँ पर रमन सिंह की वो स्थिति नहीं है जो 15 साल पहले या 2018 के चुनाव के पहले तक की थी। लोग साफ साफ कह रहे हैं कि जिनकी वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों में सिमट गई, और अब तो शायद 13 सीट रही क्योंकि 71 सीट पर सारे उपचुनाव भी यहाँ पे कांग्रेस ने जीते हैं। तो 71 सीट पर यदि कांग्रेस है और जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पतन हुआ, उनको टिकट दे दी गई है। तो एक खेमा जो रमन सिंह को पसंद नहीं करता, या एक कार्यकर्ता, कल दीप चटर्जी नाम के कार्यकर्ता ने बकायदा अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि नरेंद्र मोदी जी आप यहाँ पे दौरा करने मत आइए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ हार रही है। बड़ा विरोध भी देखने को मिल रहा है। लोग साफ साफ कह रहे हैं कि जिस रमन सिंह की वजह से, अच्छा पूरी अभी आप टोटल 85 सीटों पर यहाँ पे उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं।
तो इन उम्मीदवारों में ज्यादातर वही लोग हैं जो पिछली बार चुनाव हार चुके थे, और कुछ नए लोगों को जरूर टिकट दी गई है, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जैसे लोग भी शामिल हैं जिनकी वजह से यहाँ पर उनकी सत्ता चली गई थी। तो कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर पाई है? राजस्थान में भी हमने देखा, मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में भी अभी तक लिस्ट नहीं आई है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, मैं मतलब यदि थोड़ा विश्लेषण के हिसाब से कहूँ तो वो ये भी हो सकता है कि जब दो पहलवान आपस में लड़ते हैं तो ये भी देखा जाता है कि सामने वाला कितना ताल ठोक रहा है, या ताल ठोकने लायक स्थिति में है या नहीं, या दूसरा पहलवान अपनी तेल मालिश करके या मालिश करके उससे सही ढंग से मुकाबला कर पाता है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि सामने वाले प्रत्याशी को देख के जातिगत आधारित जो राजनीति होती है, मुकाबले के लिए जो रणनीति होती है, शायद उसके हिसाब से कोई बातचीत हो रही होगी या होनी चाहिए, जैसे कि पिछली बार हुआ था। जैसे वो आप भी देखते होंगे कि घोषणा पत्र में हमेशा देरी होती है। भारतीय जनता पार्टी भी इस इंतजार करती है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जल्दी से जारी हो जाए, ताकि उनकी घोषणा पत्रों के जवाब में एक नया घोषणा पत्र जारी करके और कुछ मांगे और उसमें जोड़ करके वो अपने घोषणा पत्र को उसका स्वरूप बड़ा कर ले। तो ये राजनीति में थोड़ा सा ये स्थिति होती है। लेकिन फिलहाल अभी जो कल मैं एक डिबेट में था तो मैंने वो बात कही, और मुझे लगता है कि थोड़ी सी ये खराब बात जैसी भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो 21 सीटों पर जो घोषणा हुई थी वो लगभग 1 महीने पहले हुई थी। तो 1 महीने पहले जिन सीटों पर घोषणा हुई वो सारी सीटें जो थी वो हारे हुए सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को। सवाल ये भी है कि भाई 1 महीने से जो लोग वहां पे जाके मेहनत कर रहे हैं, 2-2 3-3 बार उनके दौरे हो चुके हैं, गांवों में या क्षेत्र में जनता से मिलना जुलना हो चुका है, अब अचानक कांग्रेस का प्रत्याशी वहां जाएगा। हो सकता है कोई पुराना प्रत्याशी हो तो साल भर का, 5 साल का उसका सीधा संवाद हो, लेकिन मान लीजिए कि कोई नया प्रत्याशी उतरा और सीधे सीधे उन गांवों में या शहरों में जाएगा तो उसका फर्क तो मिलने जुलने का, मेल मुलाकात का फर्क तो पड़ता है। दूसरा, कांग्रेस के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि भाई अब हम जो है सूची पितृपक्ष के बाद जारी करेंगे। तो मुझे ये पितृपक्ष कुछ समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा कौन सा टोटका है जिसमें पितृपक्ष के बाद यदि जारी हो जाएगी तो सूची शुद्ध हो जाएगी और पितृपक्ष में यदि जारी हो जाएगी तो अशुद्ध हो जाएगी। ये मेरी समझ के बाहर का मामला है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये अगर भाई साहब मान लीजिए पितृपक्ष में चुनाव घोषित हो जाता तो क्या चुनाव नहीं लड़ते? हाँ, वही पितृपक्ष का कुछ ऐसा, कुछ जरूरत से ज्यादा हिंदुत्व का मसला दिखाने की कोशिश भी हो सकती है, या ये भी हो सकती है कि भाई हम देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो, जैसे अभी गंगा जल पे जीएसटी लग गई ना, तो जीएसटी लगने के बाद ये बयान भी हो गया कि देखिए हिंदुओं की सरकार ने जो है वो मृत्यु के समय जो 2 बूंद डाला जाता है जिस गंगा जल को, उस पर भी जीएसटी लगा दिया। तो थोड़ा सा ये बताने की कोशिश भी हो सकती है कि देखिए हम सारे कामकाज जो है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से और धर्म कर्म के हिसाब से, पूजा पाठ पद्धति के हिसाब से करते हैं। तो मुझे लगता है कि पितृपक्ष के बाद यदि ऐसा है तो पितृपक्ष के बाद सूची जारी हो जानी चाहिए। एक सवाल भाई साहब, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, आपने कहा छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, निश्चित रूप से शांति का टापू है। मैं जब भी छत्तीसगढ़ आता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ, बाकी जगहों पर जाता हूँ, बहुत शांति, बहुत सद्भाव और बाकी सारी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक टापू नक्सलवाद का भी है, जहां हिंसा का अपना खेल चलता है, सेना का अपना खेल चलता है, और बीच में भूपेश बघेल सरकार पर भी कई सारे आरोप लगे वहां पर ज़मीनों के कब्जे को लेकर, या आदिवासियों पर कार्रवाई को लेकर, या बाकी सारी चीज़ों को लेकर। इसका कितना असर चुनाव में देखने को मिल सकता है? यहाँ हम याद रखें कि कांग्रेस की पूरी लीडरशिप एक समय ख़त्म कर दी गई थी नक्सल हमले में। जी, आपने ये अच्छा एक सवाल उठाया अशोक जी। दरअसल एक वो समय था जब हम लोगों ने देखा कि बाहर के जो लोग हैं वो इस तरफ आना नहीं चाहते थे। यानी हम किसी को रायपुर भी बुलाए तो वो कहता था कि ये रायपुर रेलवे स्टेशन पे तो नक्सली दिखाई देते होंगे, क्या एयरपोर्ट पे नक्सली मिल जाएंगे? यार पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सली लोग देखते थे, तो छत्तीसगढ़ मतलब नक्सलगढ़ माना जाता था। लेकिन पिछले 5 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि नक्सलवाद की घटनाओं में लगातार कमी आई है, और बड़ी तेजी के साथ कमी आई। मतलब जो पहले एर्राबोर जैसी घटना हो जाती थी, एटसमेटा जैसी घटना हो जाती थी, क्षेत्र जवान भून दिए जाते थे, तो कभी आदिवासी मार दिए जाते थे, ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं हुई। मतलब भूपेश बघेल के कार्यकाल में या शासन में घटनाएं नहीं हुई, लेकिन उन घटनाओं को यदि हम रमन सिंह के कार्यकाल से तुलना करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि रमन सिंह के शासन काल में तो
नक्सली वारदातों की एक लंबी फहरिस्त थी और हर रोज जो था हम लोगों को खबर पढ़ने में बहुत बुरा लगता था। जैसे एक समय आया जब हम लोग अखबार में काम करते थे तो जम्मू कश्मीर में 15 मरे 20 मरे तो बहसें चालू हो जाती थी, लेकिन जब वहां ज्यादा मौतें होने लगी तो अखबार वालों ने भी लिख दिया जम्मू 15 कश्मीर 30। ये स्थिति मतलब मौतें सिर्फ अब एक आंकड़ा रह गई। तो रमन सिंह के शासनकाल में भी वही होता था कि भाई बस्तर 21, बस्तर 30, बस्तर 75, तो ऐसे मारे जाते थे। लेकिन वो बड़ा नियंत्रण हुआ है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भूपेश सरकार ने उसको अपनी स्थितियों से कानून व्यवस्था की जो वहाँ एक अच्छी स्थिति हो सकती है उस पर बड़ा नियंत्रण पाके रखा है। ये जरूर आपने सही कहा। इन सब के बावजूद भी सिलगेर जैसी वहाँ घटना हुई, जमीनों पर कब्जे की कोई बात हुई और अडानी की खदान लेने का भी कोई मसला उठा, आदिवासियों को इधर से उधर तितर बितर करने की भी बात हुई, ये बातें भी हुई है। जैसे धर्मांतरण के मामले में नारायणपुर चर्च पे भी हमला हुआ, ये सब बातें भी हुई। बस्तर को दरअसल एक प्रयोगशाला के रूप में भी राजनीतिक दल के लोग देखते समझते रहे। तो कई बार क्या होता है कि जब जो प्रयोगशाला होती है, जैसे गुजरात एक प्रयोगशाला रही, तो उस जगह पर प्रयोग भी चलता रहता है। तो बस्तर में ये प्रयोग भी राजनीतिक दल के लोग करते रहे। लेकिन मैं इस बात को बहुत पुख्तेपन के साथ कहता हूं कि बस्तर अब वो बस्तर नहीं है कि अब यहाँ पर पर्यटक नहीं आते हैं। अब लोग यहाँ अच्छे पर्यटक आते हैं, बस्तर घूमने का मन करता है। जो लोग बस्तर से निकल करके जाते हैं वो बस्तर की तारीफ करते हैं और नक्सलवाद को लेकर के जो एक नियंत्रण है वो देखा जा सकता है। जहां अगली यात्रा में भाई साहब आप ले चलेंगे मुझे बस्तर घुमाने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस्तर तो आपके साथ जाना ही है। मैंने तो एक बार आपसे कहा भी था कि अगली बार जब कभी आप आए तो बस्तर की यात्रा जरूर करेंगे और 7-8 दिनों के लिए चलेंगे। वहाँ आपके बहुत फैंस भी है तो आपसे मुलाकात भी करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कह भी रखा है कि यदि कभी उस तरफ आना हो तो आपको लेके जरूर आए। वैसे तो फैंस आपके देश भर में है, छत्तीसगढ़ में है, जहां भी हम जाएंगे तो हमें लोग मिलते रहेंगे। जी, आम आदमी पार्टी ने पहले भी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े हैं और ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, सीटें जीती हुई या ना जीती हुई। एक इलाके में मैंने देखा है उसका प्रभाव रहा है और अभी दिल्ली और पंजाब में उसकी सरकार है और भले इंडिया गठबंधन बन गया है लेकिन ये बात की जा रही है कि वो केंद्रीय चुनाव के लिए है, लोकसभा चुनाव के लिए है। विधानसभा चुनाव में फैसला किया है आपने छत्तीसगढ़ की सारी सीटों पर चुनाव लड़ने का। कितना असर बचा है आपका और कितना प्रभाव डालेंगे वो चुनाव के ऊपर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ आम आदमी पार्टी का कोई असर होगा। कुछ सीटों पर जरूर वो कहीं 2000 वोट कटेंगे तो कहीं 3000 या कहीं 4000, कहीं 1700 तो कहीं 500। या हमने ऐसे बड़े बड़े प्रत्याशियों को चुनाव में खड़े हुए देखा है पिछली बार, वो जिनके बारे में ये हवा थी और ये प्रचार था कि कम से कम ये 20,000 वोट तो काटने की स्थिति में है। लेकिन जब परिणाम आया तो पता चला कि उन्हें उनके परिवार के लोगों ने ही वोट नहीं दिया और कुल मिलाकर के 600-700 वोट पर वो सिमट के रह गए। बहुत बड़े बड़े नाम थे, आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नाम थे। दरअसल आम आदमी पार्टी के साथ छत्तीसगढ़ में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसकी स्थानीयता की अपनी कोई रंगत नहीं है। पता नहीं क्यों लगता है कि वो पराठे की गली वाली कोई पार्टी है दिल्ली की, या छोले भटूरे खाने वाले लोगों का कोई दल है और यहाँ पर वो उनको खुरमी ठेठरी इससे कोई मतलब नहीं है। पता नहीं क्यों एक भाव ऐसा बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को लेकर के ये माना जाता है कि भाई ये दिल्ली के तरफ के लोग हैं और पराठे वाली गली में पराठा खाते होंगे, आमलेट खाते होंगे और छोले भटूरे खाने पर ही उनका भरोसा होगा। तो इधर अपनी एक स्थानीयता की रंगत होती है, हर राज्य का एक स्थानीय वो होता है जिस जो वो रंग नहीं चढ़ता किसी भी दल के ऊपर। यदि वो रंग नहीं चढ़ता तो वो फिर मतदाता के ऊपर भी उसका असर नहीं करता। जैसे भूपेश बघेल की सरकार जब यहाँ पर 2018 में चुनाव जीत करके आई, उसके बाद से लगातार उस सरकार ने यहाँ की साहित्य पर, राजनीति पर, कला पर, संस्कृति पर खूब काम किया और खान पान पर, तीज पर, त्योहार पर गेड़ी चढ़ना है तो भौरा चलाना है तो लट्टू चलाना है तो अच्छे साहित्यिक संस्कृति परिषद का भी गठन हुआ। कला अकादमी, आदिवासी अकादमी जो 15 सालों तक के यहाँ पर नहीं बनी थी वो सारी अकादमियां खुली और रास्ता एक तो ऐसा बना कि भाई साहित्य, कला, संस्कृति, तीज त्योहार, परंपरा, मान्यताओं को मान्यता देने वाली कोई सरकार हमारे बीच आई है। तो अच्छा लगता है ना लोगों को, अपना खान पान, अपनी बासी खा के, अपनी बोरे बासी खा के, अपनी खुरमी ठेठरी खा के, अपने तीज त्योहारों को मना करके, अपनी परंपराओं के साथ चलते हुए। तो वो परंपराओं को साथ लेकर चलने वाला कोई मसला वो आम आदमी पार्टी के साथ अभी तक के नहीं बन पाया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो स्थानीयता उनके साथ नहीं आ पा रही है तो उसका कोई असर छत्तीसगढ़ की धरती पर दिखाई देगा। ये
आप सही कह रहे हैं कि कुछ सीटों पर वो वोट काटू के हिसाब से कुछ वो वोट जरूर पालेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई उनका प्रत्याशी जो है वो विधानसभा की सीढ़ी चढ़ पाए। तो आखिरी सवाल कि रिजल्ट जब आएंगे तो आपको क्या लगता है, भूपेश बघेल जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या होगा फाइनली, और छत्तीसगढ़ की राजनीति उसके बाद किस तरफ जाएगी? क्योंकि बहुत ज़रूरी सवाल यह है कि 24 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उस पर कितना असर पड़ेगा छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव का। जी अशोक जी, मैं एक बात बहुत उसको कहना चाहता हूँ कि अभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश सरकार को बदलने के लिए एक परिवर्तन यात्रा निकाली। उस परिवर्तन यात्रा में सबसे बड़ी तस्वीर लगी हुई थी मोदी की, और छत्तीसगढ़ के सारे जो दूसरे नेता हो सकते थे, हालांकि कुछ चंद ही नेता थे, लेकिन उन चंद नेताओं की फोटो बहुत छोटी छोटी थी। और आज भी यहाँ पर आप किसी भी शहर में चले जाएंगे तो आपको मोदी की सबसे बड़ी फोटो दिखाई देगी और स्थानीय नेताओं की तस्वीरें बहुत छोटी दिखाई देगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी लोकसभा का चुनाव नहीं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और वो छत्तीसगढ़ का लड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने में उनकी दिलचस्पी है। तो जिस पार्टी का भविष्य इस रूप में हो कि वो बिना मोदी के सहारे चल नहीं सकता, तो वो संदेश यहाँ की जनता के बीच में है कि इनको मोदी का नाम ही इनकी वैतरणी को पार लगा सकता है, इनकी नैया पार लगा सकता है, ऐसा इनका मानना है। इनके अपने पास अपना कोई दम है नहीं, अपना कोई ऐसा विजन है नहीं। ये जहां भी जाते हैं तो इनके पास कांग्रेस को लेकर के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो वो आरोप तो दुनिया भर में सब तरफ से होते ही हैं, लेकिन इनका अपना विजन क्या है वो जनता को नहीं दिख रहा। ये किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ के क्या आदिवासी समाज को 64 वनोपज की खरीदी हो रही है तो वनोपज का क्या रेट बढ़ा सकते हैं क्या, धान के बोनस को लेकर के 15 साल में जो धोखाधड़ी होती रही है जिस पर किसान बड़ा नाराज रहा है यहाँ पे, क्या उस किसान के लिए कोई आपके पास लाभकारी योजना है? क्या कोई ऐसी स्थिति है कि यहाँ का किसान बल्ले बल्ले नाचने लगे, खुशियां उसके आंगन में टहलती हुई दिखाई दे? ऐसा कुछ है आपके पास? तो ऐसा कोई विजन इनके पास ऐसा दिखाई नहीं देता। अब मैं शुरुआत से कह रहा हूं आपसे कि ये हिंदुत्व के घोड़े पर सवार हैं, घोड़ा कहना ठीक नहीं है, रथ पे सवार हैं, तो उस रथ के सहारे ही ये अपनी वैतरणी पार लगाना चाहते हैं। और छोटी सी जगह पर भी दंगा हो जाए, छोटी सी जगह पर भी झगड़ा हो जाए, धर्मांतरण का मसला उछल जाए और लव जिहाद हो जाए। आज भी इनके पास वही जो पुरानी भाषा है कि लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम और जातीयता और संघर्ष। लेकिन युवाओं को रोजगार कैसे देंगे, इस राज्य की का विकास कैसे होगा, इस राज्य की साहित्य कला संस्कृति के लिए, परंपरा के लिए, तीज के त्योहार के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे, इसका कोई विजन नहीं। क्या नया बनेगा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपलब्धि होगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बस्तर जैसे क्षेत्र में हर साल आदिवासी मर जाते हैं मच्छरों के काटने से या समय पे दवाइयां नहीं पहुंचती। तो पूरे राज्य के लिए कैसा क्या मॉडल होगा, तो वो मॉडल इनके पास दिखाई नहीं देता। तो देश की जनता के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता भी पढ़ी लिखी है और यहाँ के लोग भी समझते हैं, यहाँ के लोग थोड़े भावुक जरूर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग भी समझते हैं कि हिंदुत्व और ये मुस्लिम के काट से उनकी रोजी रोजगार का मसला हल नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार लौटने की स्थिति में है और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनेंगे या कोई और, इसका फैसला तो कांग्रेस आलाकमान को करना है। लेकिन मैं ये पता नहीं कि मुझे अभी तक के दिख रहा है कि कांग्रेस की स्थिति यहाँ मजबूत है और वो लौटने की स्थिति में है और सम्मानजनक ढंग से लौटने की स्थिति में है। हालांकि भूपेश बघेल के समर्थकों ने, स्वयं भूपेश बघेल ने कहा है कि अब की बार 75 पार, 71 सीट पे तो है ही, 75 ना भी हो तो लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि बहुत सम्मानजनक स्थिति में यहाँ कांग्रेस रहने वाली है और लौटने वाली है। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति पर, वहां के समाज पर, वहां की पूरी जो इस समय हलचल है उस पर आपने सुना कि राजकुमार सोनी भाई साहब ने बहुत डिटेल में बताया, और ना सिर्फ बताया बल्कि जो प्रमुख बिंदु जो मुझे समझ में आया उनके बताने का कि वहां जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो राज्य में कोई ऐसा बड़ा नेता उनके पास नहीं है जिसके चेहरे पर वो चुनाव लड़ें। वो हर राज्य की तरह वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास वहां कोई कार्ड नहीं है, जिसके चलते स्थितियां ऐसी बन रही हैं, जैसा कि भाई साहब ने बताया, स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि शायद
हाँ, जब रिजल्ट आए तो आप फिर से कांग्रेस की सरकार ही वहां पर देखें। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि राजकुमार सोनी भाई साहब से दोबारा बात करूं कि उनकी प्रेडिक्शंस कितनी सही साबित हुई हैं, कितनी गलत साबित हुई हैं, और उसके बीच में क्या सारा कुछ हुआ है। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए भाई साहब, बहुत शुक्रिया।